नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने दृश्य लेखन और कार्यालय लेखन और उसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो चैप्टर है, दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रतिवेदन। तो हम प्रतिवेदन के बारे में बात करेंगे कि प्रतिवेदन होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, प्रतिवेदन और रिपोर्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रतिवेदन अर्थ देखिए सबसे पहले इसका। प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग और विद धातु के योग से बना है। किससे? प्रति उपसर्ग, जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोला जाता है। जैसे प्रतिहार होता तो हार क्या हो गया? प्रत्यय, और प्रति हो गया उपसर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग और विद धातु के योग से बना है। इसका अर्थ है सम्यक या पूरी जानकारी। ठीक है, सम्यक का मतलब क्या होता है? पूरी जानकारी देना। इस प्रकार प्रतिवेदन से अभिप्राय अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का लेखा जोखा। तो प्रतिवेदन क्या होता है? जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों से युक्त जो भी तथ्यों को इकट्ठा करता है उसका लेखा जोखा, ठीक है, उनका संकलन क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। अब हम चलते हैं प्रतिवेदन और रिपोर्ट। तो प्राय रिपोर्ट और प्रतिवेदन को समान मान लिया जाता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, किंतु प्रतिवेदन शब्द का अर्थ स्वरूप विषय वस्तु रिपोर्ट से काफ़ी अलग है। जैसे पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी जाती है, डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट पढ़ता है, संवाददाता समाचार के लिए रिपोर्ट लिखता है। तो यहाँ रिपोर्ट का अर्थ क्या है? सामान्य विवरण से है। सामान्य जो विवरण किसी भी चीज़ का किया जाता है, तो रिपोर्ट क्या है? सामान्य विवरण। जबकि प्रतिवेदन क्या है? प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य, योजना का अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण विवरण है। क्या होता है प्रतिवेदन? किसी घटना या कार्य की योजना। कार्य योजना क्या होता है? कार्य की योजना बनाना। कार्य की योजना का अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण विवरण है। तथ्य क्या होते हैं? फैक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें उस में काम में शामिल होती हैं। रिपोर्ट का अर्थ क्या है? सामान्य विवरण से है। प्रतिवेदन दूसरा पॉइंट है, प्रतिवेदन लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कार्य विशेष की जानकारी दी जाती है और साथ ही निष्कर्ष और सुझाव भी दिया जाता है। तो क्या कहता है? प्रतिवेदन है जो लिखित रूप में, रिटर्न रूप में पेश किया जाता है। इसमें कार्य विशेष, जो कार्य किया जाना है उसकी जानकारी दी जाती है, साथ ही जो निर्णय है और सुझाव भी, उस कार्य से संबंधित जो निर्णय और सुझाव होते हैं वो भी दिए जाते हैं। और रिपोर्ट क्या होता है? जैसे पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी जाती है, संवाददाता समाचार के लिए रिपोर्ट लिखता है। तो दोनों में अंतर होता है। रिपोर्ट का मतलब होता है सामान्य विवरण से, प्रतिवेदन होता है किसी घटना, कार्य, योजना का अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण, जिसमें अनुभव भी शामिल हो और तथ्य भी शामिल हो, उससे परिपूर्ण विवरण होता है। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रतिवेदन और रिपोर्ट में अंतर समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रकार की तरफ। प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिवेदन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और औपचारिक प्रतिबंध और अनौपचारिक प्रतिबंध। तो औपचारिक प्रतिवेदन क्या होता है? जब सरकार या किसी संस्था के आदेश अनुसार किसी कार्य विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तो उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहते हैं। क्या होता है औपचारिक प्रतिवेदन? जब सरकार या किसी, मतलब जब सरकार या किसी संस्था, वो संस्था विद्यालय भी हो सकता है या कोई और संस्थान, कॉलेज वगैरह भी हो सकता है, कि आदेश अनुसार किसी कार्य विशेष के बारे में, मतलब किसी कार्य के बारे में प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा जाता है तो उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी सरकारी कार्यालय के लिए काम करना औपचारिक होता है। और अनौपचारिक क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष का अपना अध्ययन और निष्कर्ष है।
अनौपचारिक क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति विशेष का अपना अध्ययन और निष्कर्ष किसी चीज़ पर वो अध्ययन करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है। और समाचार पत्रों में इस प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित होते रहते हैं। इसमें केवल इस प्रकार का जो प्रतिवेदन छापा जाता है किसी भी टॉपिक, या तो कोई चुनावी मुद्दा ले लो, या वर्तमान समय में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके ऊपर कोई लेख लिख दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अनौपचारिक प्रतिवेदन। तो इस प्रकार के प्रतिवेदन के लिए सिर्फ अकेला व्यक्ति लिखने वाला है वही उत्तरदायी होता है। और औपचारिक प्रतिवेदन में जो सरकार आदेश दे रही है, संस्था आदेश दे रही है किसी व्यक्ति को काम करने के लिए, तो व्यक्ति के साथ साथ संस्था या सरकार भी उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए प्रतिवेदन लिखते समय। अब प्रतिवेदन लेखन के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला क्या है, रूपरेखा पहले बना लेनी चाहिए, मतलब वो किस तरीके से काम किया जाना है उसकी रूपरेखा है वो पहले बना तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरा है तथ्यों का संकलन करना चाहिए, जो जो तथ्य उसमें रखे जाएंगे, जो जो बातें रखी जाएंगी उनको इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। संकलन क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तीसरा है विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन। तो विवेकपूर्ण मतलब सोच समझकर निष्पक्ष अध्ययन किया जाना चाहिए। चौथा है विचारों की प्रामाणिकता होनी चाहिए। विचार हैं जो वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ऊट पटांग नहीं होने चाहिए। पांचवा है विषय केंद्रित अध्ययन। तो जो भी विषय दिया जा रहा है उसी से संबंधित अध्ययन दिखाया जाना चाहिए, कि उसी से संबंधित जो स्टडी है उसी से संबंधित की गई है। अब है छठा सही निर्णय। तो छठा क्या है, सही निर्णय लेना चाहिए। जो भी कार्य किया जा रहा है और जो भी तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं उन पर पहले सोचना समझना चाहिए, निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए। विचारों की प्रामाणिकता मतलब विचार बिल्कुल ठीक तरह से पेश किए जाने चाहिए। इसमें कुछ ऊट पटांग अपने मन से कुछ भी शामिल नहीं करना चाहिए। विषय केंद्रित अध्ययन करना चाहिए, जो भी टॉपिक दिया गया है उसी से संबंधित स्टडी अध्ययन करना चाहिए। फिर सही निर्णय लेना चाहिए और अनावश्यक विस्तार, लास्ट क्या है, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। इसमें प्रतिवेदन में अनावश्यक विस्तार, अपने मन से हम किसी बात किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रतिवेदन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और मैं बता देती हूँ कि प्रतिवेदन किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। जैसे देखिए, प्रतिवेदन का एक प्रारूप दे रखा है कि विद्यालय के वो क्या है, टॉपिक क्या है, विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य ने एक समिति का गठन किया, ठीक है। और जांच और अध्ययन के बाद अब समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो इस टॉपिक के ऊपर हमें क्या है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो कैसे करोगे, तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए 1 अगस्त, मतलब वो समिति का गठन कब किया गया, 1 अगस्त 2016 को विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राम सिंह जी ने एक समिति का गठन किया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं। तो उस समिति का गठन कब हुआ, फिर उसमें निम्नलिखित सदस्य जो जो हैं वो लिख दिए जाएंगे कि सचिव कौन है, सदस्य कौन कौन है, जो 3-4 सदस्य हैं उनके बारे में लिख दिया जाएगा। कि कोई जो विद्यालय में क्या है, जो टीचर होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, गणित के, मैथ के, या फिर हिंदी के, इंग्लिश के, तो उन्हीं को समिति में शामिल किया जाता है ना। तो उनके बारे में डिटेल दे दी जाएगी, उनके नाम और जो भी जिस भी सब्जेक्ट के वो अध्यापक हैं वो लिख दिया जाएगा। अब आएगा कि समिति ने इस दिशा में अध्ययन किया कि वर्तमान में विद्यालय का विकास और उन्नति उस गति से नहीं हो रही है जैसी अपेक्षित थी, मतलब विद्यालय का जो विकास है उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे उन्होंने अपेक्षा की थी कि इस तरह से विकास होगा। अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करके स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब वो पॉइंट अपने अपने पॉइंट रखेंगे, उनके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए विद्यालय के विकास और उन्नति के लिए। विद्यालय में मतलब शिक्षा का विकास हो, उन्नति हो और विद्यालय सुचारू रूप से चलता रहे, ठीक है। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या रखा, विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय इत्यादि की उचित व्यवस्था की जाए। दूसरा है विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, परंतु शिक्षकों की कमी की से उसे अवरुद्ध कर दिया है, तो इसलिए क्या करना चाहिए,
शिक्षकों की कमी है तो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। तीसरा है विद्यालय के पुस्तकालय और शारीरिक कक्षा में विद्यार्थियों के अनुरूप पुस्तकें और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि बच्चे उनका समुचित उचित प्रयोग कर सकें। चौथा है छात्रों के विकास के लिए अभिभावकों से सतत मतलब बच्चों के जो माता पिता होते हैं उनसे संपर्क रखना चाहिए लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यू। पांचवा पॉइंट है नैतिक शिक्षा के वर्धन। नैतिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए, नैतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना सभा और सदन व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाए। जैसे जब भी प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, तब बच्चों को नैतिक शिक्षा से संबंधित कुछ कुछ बातें डेली बताई जाती हैं। ठीक है, प्रतिदिन। छठा है प्रत्येक 3 माह के पश्चात उपयुक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। अब वो क्या कहता है कि सारे सुझाव रख दिए 5 पॉइंट में, उसने सारे सुझाव दे दिए कि पानी के पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, कंप्यूटर की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, उसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और अब विद्यालय के पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा के अनुरूप पुस्तकें और खेल सामग्री होनी चाहिए ताकि बालक जो बच्चे हैं वो इनका उचित प्रयोग कर सकें और छात्रों के विकास के लिए उनके पेरेंट्स से, माता पिता से लगातार संपर्क में रखना चाहिए और नैतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रार्थना के समय कुछ कुछ बातें बताई जानी चाहिए। ठीक है। प्रत्येक अब वो क्या कहता है कि प्रत्येक 3 महीने के बाद उपयुक्त जो जो सुझाव दिए गए हैं उनकी प्रगति वो कितने मतलब उन्होंने उनके अनुसार कितनी उन्नति हो रही है, क्या वो काम सुचारू रूप से हो रहा है, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है। समीक्षा का मतलब क्या है? अवलोकन किया जाना चाहिए, जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि उसके अनुसार वो उन्नति कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अब डेट डाल देंगे, उसके बाद जो जितने भी सदस्य शामिल हुए हैं सबके हस्ताक्षर जो साइन है वो करा लिए जाएंगे। ये होता है प्रतिवेदन। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रतिवेदन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इस दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? स्ववृत लेखन। स्ववृत क्या होता है? स्ववृत से अभिप्राय क्या है? अपने विवरण से है, कोई व्यक्ति अपना विवरण करे। ठीक है। तो यह क्या है? एक बना बनाया प्रारूप होता है जिसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में मतलब कोई विज्ञापन निकलता है। जैसे बताया था मैंने पहले भी कि जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जिन जिन स्कूलों में जॉब के ऑफर आते हैं तो वो स्कूल वाले क्या करते हैं कि अखबार में या न्यूज़पेपर के माध्यम से उसमें वैकेंसी विज्ञापन दे देते हैं कि हमारे स्कूल में इस पोस्ट की इतनी वैकेंसी है, तो सारी पोस्टों के बारे में वो बता देते हैं। ठीक है। तब विज्ञापन देखकर, क्योंकि सभी लोग अखबार पढ़ते हैं तो सब जिसको ज़रूरत होती है वो विज्ञापन पढ़कर वहाँ पर जाता है और आवेदन पत्र वो भेजता है अपना। ठीक है। तो स्ववृत लेखन होता क्या है? स्ववृत मतलब होता है बायोडाटा, सुना होगा आपने। बायोडाटा मतलब कहीं भी कोई जॉब अप्लाई करने से पहले हम पहले अपना बायोडाटा बना लेते हैं जिसमें मतलब हमने कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन ली है, कौन कौन सी डिग्री हासिल की है, क्या क्या पढ़ाई की है और किस किस चीज़ का हमें अनुभव है, वो सब उसमें शामिल किया जाता है। कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर का अनुभव है या नहीं है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। ये होता है बायोडाटा को ही स्ववृत लेखन कहते हैं। स्ववृत लेखन बताया ना, अपना ही विवरण। ठीक है। तो यह एक बना बनाया प्रारूप होता है जिसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। नौकरी के संदर्भ में स्ववृत की तुलना एक उम्मीदवार के दूत के रूप में की जाती है। स्ववृत को क्या माना जाता है? जैसे दूत माना जाता है जिसके किसी को दूत बनाकर भेजा जाए। ठीक है। और तीसरा है एक अच्छा स्ववृत नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। अगर हम अपना अच्छा बायोडाटा तैयार करते हैं तो जो नियुक्ति करने वाला है उसके मन में एक अच्छी और सकारात्मक पॉजिटिव धारणा, पॉजिटिव सोच उत्पन्न करता है। ठीक है। तो इसलिए हमें अपना बायोडाटा अच्छा ही बनाना चाहिए, अच्छी शिक्षा हासिल करनी चाहिए।
तो अब हमारा चौथा पॉइंट है, नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्वव्रत निर्माण कला में भी निपुणता आवश्यक है। तो क्या कहता है कि अगर हमें नौकरी जॉब में सफलता पानी है तो योग्यता के साथ साथ व्यक्ति के योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्वव्रत मतलब बायोडाटा का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए उस कला में भी निपुण होना चाहिए। ठीक है। अब पांचवा है, स्वव्रत में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। तो क्या है, बायोडाटा में किसी विशेष प्रयोजन को विशेष कार्य को ध्यान में रखकर क्रम से सूचनाएं उसमें इकट्ठी की जाती हैं, संकलित की जाती हैं, रखी जाती हैं। ठीक है। और स्वव्रत में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं। दूसरा पक्ष है नियोजन का, जो उसका सिलेक्शन करते हैं। किस मतलब दूसरा पक्ष क्या होता है, नियोजन का, किस प्रकार से हो सके योजना बनाई जाएगी। अब है सातवां पॉइंट है हमारा, स्वव्रत में ईमानदारी होनी चाहिए। जो बायोडाटा आप तैयार कर रहे हैं वो ईमानदारी से बनाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बायोडाटा तैयार करते हैं, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कह देते हैं। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत से लोग होते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज उतने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उसमें वो मेंशन कर देते हैं कि उन्हें इंग्लिश आती है। ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ फिर हमें क्या है, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी ने इंग्लिश में हमसे कुछ पूछ लिया या फिर कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछ लिया, तो जिस चीज़ की आपको अच्छे से नॉलेज है, जिसमें आप मास्टर हो, उसी के बारे में बायोडाटा में लिखना चाहिए। अब आता है, अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, अनुभव के सभी पहलुओं पर जोर देना चाहिए। जो आपकी पर्सनैलिटी है, ज्ञान है, अनुभव है, उसके बारे में बताना चाहिए। अब आठवां पॉइंट है हमारा, स्वव्रत का आकार अति संक्षिप्त और जरूरत से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जो स्वव्रत का आकार है, बायोडाटा का आकार है, वो छोटा होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसमें उन्हीं बातों को शामिल किया जाना चाहिए जो सच है, जितनी क्वालिफिकेशन आपने ली है, जितनी आपकी योग्यता है। ठीक है। और जो जो उन चीज़ों की आपको नॉलेज है बस वही उसमें मेंशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस है तो वो भी मेंशन करना चाहिए। अब आता है, जो स्वव्रत बायोडाटा है साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित, कंप्यूटर से तैयार करवा लेते हैं ना, कुछ लोग हाथ से लिखते हैं, लेकिन आजकल तो कंप्यूटर से ही निकलवाने का रिवाज है। सुंदर लेखन में होना चाहिए। स्वव्रत में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना चाहिए, कि मतलब पहले क्या आएगा, मतलब सीरियल वाइज लिखना चाहिए। तथा व्यक्ति परिचय और शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पहले व्यक्ति का खुद का परिचय होना चाहिए, फिर शैक्षिक योग्यता के बारे में बताना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और फिर एक्सपीरियंस के बारे में, फिर प्रशिक्षण कहीं से लिया हो और किस किस चीज़ का प्रशिक्षण लिया है, और फिर उपलब्धियां, फिर कार्यतर गतिविधियां। ठीक है। अगर उन्होंने कहीं पर कोई काम किया है उसके बारे में भी बताना चाहिए। अब 11वां पॉइंट है, परिचय में नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आदि लिखे जाते हैं। तो उसमें नाम भी लिखा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ भी लिखी जाएगी, एज भी लिखी जाएगी, और जो आपका एड्रेस है वो भी लिखा जाएगा, जहाँ पर आपके लेटर वगैरह आते हैं। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी लिखी जाती है। अब है 12वां पॉइंट, शैक्षिक योग्यता में विद्यालय का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा का वर्ष, प्राप्त अंक प्रतिशत, श्रेणी का उल्लेख करना आवश्यक है। ठीक है। अब है, कार्यतर गतिविधियों का उल्लेख अन्य उम्मीदवारों से अलग पहचान दिलाने में समर्थ होता है। जो कार्यतर गतिविधियां होती हैं, जो भी कहीं पर आपने काम किया है, उनका उल्लेख आपको अन्य उम्मीदवार, जो भी और भी उम्मीदवार होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक जॉब के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार जाएगा, एक जॉब के लिए हजारों उम्मीदवार होते हैं। ठीक है। तो वो अलग पहचान दिलाने में आप, उससे क्या है, आपकी अलग पहचान दिखाई देती है। अब 14वां पॉइंट है, स्वव्रत में विज्ञापन में वर्णित योग्यता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं। अब देखिए स्वव्रत किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ये पेपर में आता है। ठीक है। एक तो आता है
आवेदन पत्र और एक आता है अनौपचारिक पत्र। दो प्रकार के पत्र पेपर में आते हैं। ठीक है। देखिए क्या है स्वयंव्रत। अब नियुक्ति आवेदन पत्र है। ठीक है। पद के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना। नियुक्ति आवेदन पत्र का प्रारूप कैसे तैयार करना वो देखो। इसमें सबसे पहले अपना पता और प्रेषक अपना पता या प्रेषक का पता, मतलब प्रेषक कौन होता है, भेजने वाला, तो वो तो आप ही हैं। ठीक है। तो इसमें अपना पता लिखना चाहिए, पहले एड्रेस लिखना चाहिए, फिर डेट, फिर प्रति। अब सेवा में का प्रयोग बहुत कम हो गया है, सेवा में कोई लिखता नहीं है, तो इसकी जगह कौन सा शब्द लिखा जाता है, प्रति। तो प्रति लिख कर फिर प्रधानाचार्य जिसके नाम वो पत्र लिखा जा रहा है उसका उसके नाम का मेंशन करना चाहिए। प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है या किसी प्रबंधक को लिखा जा रहा है। ठीक है। आएगा विषय। अब आपका विषय क्या है, क्यों आपने पत्र लिखा है। ठीक है। फिर महोदय या महोदय करके फिर अपना स्टार्ट करना चाहिए कि दैनिक जागरण में दिनांक जिस भी दिनांक को आपने प्रकाशित विज्ञापन देखा है तो उस डेट का मेंशन करना चाहिए कि प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ मतलब पता चला कि आपके संस्थान में मैथ्स के टीचर के कुछ पद रिक्त हैं। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ या करती हूँ। लड़का है तो मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग वो चेंज करना है। यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा से करूँगा। आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपने शैक्षिक योग्यताओं, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना स्वयंव्रत संलग्न क्या होता है, मतलब उसके साथ जोड़ना कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें बता देना है कि कहाँ से आपको विज्ञापन के बारे में पता चला, किस डेट को विज्ञापन निकला था उसके बारे में, और कौन से पद के रूप में आपने अप्लाई करना है वो बता देना। ठीक है। और बता देना कि मैं अपना कार्य पूरी लगन और परिश्रम से करूँगा। और आशा है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। ठीक है। तो फिर क्या लिखोगे, मैं अपने शैक्षिक योग्यताओं, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना स्वयंव्रत संलग्न कर रहा हूँ, उसके साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है। इसमें लेकिन संलग्न शब्द ही लिखा जाएगा। भवदीय क ख ग संलग्नक संलग्नक क्या होता है कि उसके साथ क्या क्या आपने जोड़ा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। तो शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ, प्रतिलिपि क्या होती है, जो फोटोकॉपी होती है, जैसे आपकी मार्कशीट होती है उसकी फोटोकॉपी। पासपोर्ट आकार की, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। और स्वयंव्रत स्वयं के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार, मतलब क्रम से अपने बारे में सूचनाएं देंगे। फिर स्वयंव्रत का प्रारूप, नाम का अगर नाम लिखोगे, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस होता है जो। फिर शैक्षिक योग्यताएं, शैक्षिक योग्यता का एक वो बनाना पड़ेगा आपको कॉलम, जिसमें क्या क्या है। पहला पॉइंट है क्रम संख्या, दूसरा है परीक्षा या डिग्री ऑब्लिक डिग्री, फिर है विद्यालय ऑब्लिक विश्वविद्यालय, और 3 वर्ष, और मतलब कब आपने कौन से सन में इसे पास किया है, और प्रतिशत कितने प्रतिशत आपको मिले हैं। ठीक है। जैसे पहला कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 10वीं कक्षा से, फिर 12वीं कक्षा, फिर स्नातक, स्नातक क्या होता है, बीए होती है जो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। फिर है चौथा है अन्य व्यावसायिक योग्यताएं। अब व्यवसाय से संबंधित आपको क्या क्या योग्यता है, कार्य अनुभव, इसमें अपने आपको कार्य एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अन्य रुचियां, भाषा ज्ञान, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ज्ञान है या सिर्फ हिंदी का ज्ञान है वो लिखना है, या उसके अलावा और भी किसी भाषा का ज्ञान है तो वो भी लिख सकते हैं। अब संपर्क, 2 व्यक्ति, दिनांक, हस्ताक्षर। अब आपके संपर्क में 2 व्यक्ति हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है। फिर दिनांक, डेट लिखकर और क्या कर देना है, साइन कर देना है। तो ये होता है बायोडाटा। ठीक है। तो ये बायोडाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार इसे लिख कर देख लेना। ठीक है।
ज़्यादा कुछ नहीं है। कार्य अनुभव जैसे किसी को अगर किसी हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करना है तो उसे अगर अनुभव है, या फिर किसी जॉब टीचिंग की जॉब से रिलेटेड अप्लाई करना है तो उस वो अपने कार्य अनुभव के बारे में बताएगा। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रतिवेदन और स्वविरत लेखन बायोडाटा के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दी है। तो आप आसान शब्दों में, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी क्लास, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इसे और भी विद्यार्थियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी ये टॉपिक हैं जो ये थोड़े टिपिकल टॉपिक हैं, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बच्चों को लगती है इसकी, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान और अपने शब्दों में आपको समझाया है। और पेपर एग्ज़ाम जब भी दोगे, किसी भी टॉपिक को आपको समझना है और अपने भाषा में उत्तर देना है। कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं उसी के मुताबिक। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जैसे बुक में लिखे होते हैं वही हमें लिखने होते हैं। लेकिन हमें क्या है, जैसे चैप्टर आते हैं आपके, तो चैप्टर में आपको समरी, जो समरी चैप्टर पूरा पढ़ लिया फिर उसकी समरी देख ली, अगर आपको समरी आ गई समझ में तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।